हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ और जिस प्रकार से हम एक के बाद एक आयाम सर करते गए, एक के बाद एक चीज़ें हमारे जीवन में जिसे हम ब्रेक थ्रू कहेंगे। ब्रेक थ्रू यानी वो साहस से भरा कदम हम लेते गए, तो कुछ और गहरे आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं जिसे मैं आगे के प्रकरण में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी हम सिर्फ यही डिस्कस करते जा रहे हैं, मैं आपको वही बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से हमने अपने सामान्य जीवन में जो अनुभव में आने वाले सारे बंधनों को तोड़े। तो केदारनाथ की यात्रा के बाद रात को हमें वहीं रुकना था और दूसरे दिन हमें वापस लौटना था। अब ये तय नहीं था कि कितने दिन का सफ़र रहेगा। अंदाज़ित पापा को बताया था कि 6-7 दिन हम घूमने जा रहे हैं और बस 6-7 दिन में वापस लौट आएंगे। तो अब केदारनाथ के बाद आगे क्या? और उस रात को मुझे एक सपना आया। सपने में मेरे सारे जो डर, ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिरने के, खाई में नीचे गिर जाने के डर सरफेस होने लगे। हालांकि इस डर के रिलेटेड पहले एक पास्ट लाइफ में देख चुकी हूँ कि जहाँ पर मैं किसी एक जीवन में किसी एक ऊंचे ब्रिज से एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही है और हम एक शायद मुस्लिम फैमिली हैं और मुस्लिम फैमिली में जैसे पति है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं और सभी उसी गाड़ी में हैं और वो गाड़ी नीचे गिर रही है और उसमें उसी में दम घुट रहा है। डूबकर मरने का अनुभव मेरी कॉन्शियसनेस में था, ऊंचाई से नीचे गिरने का डर। उस रात को सपना आता है कि गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही है और उसमें भी उस गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर कोई और बैठा हुआ है। मतलब अगर मैं गाड़ी चलाती तो शायद मैं ना गिरती, पर कोई और बैठा हुआ है। और मैं सुबह उठी तो इसी डर के साथ उठी कि मेरी कॉन्शियसनेस में ये डर ट्रिगर हो चुका था और मैं सोच रही हूँ कि ये कौन है, ये कौन ड्राइवर है कि जो मेरी गाड़ी चला रहा है। गाड़ी का रंग मुझे दिखाई दे रहा है, गाड़ी का मॉडल दिखाई दे रहा है। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट जो गाड़ी है वही गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही है। तो मतलब ये पास्ट लाइफ विजन नहीं था, पर ये मेरी कॉन्शियसनेस में जो पड़ा हुआ डर है वो मुझे ऐसी कल्पनाएं करके डरा के वो विजन दिखा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी गाड़ी में ड्राइवर कौन है, कि कौन बैठा हुआ है। उसके बाद हम तैयार हुए और वहाँ से चेकआउट करते हमें निकलना था। तो जो व्यक्ति हमें केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए घोड़े पे ले गया था, वही व्यक्ति आकर बोल रहा है कि मैडम आप लोग जा रहे हो तो एक काम करो, आप अपने साथ मुझे भी ले चलो, मैं वहीं उसी तरफ कहीं अपनी कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। एक समय पे तो मेरे अंदर थॉट आया कि अच्छा होगा अगर मैं किसी व्यक्ति को अपने साथ ले लेती हूँ, मुझे ड्राइवर मिल जाएगा, मैं उसको ड्राइविंग का पेमेंट कर दूँगी और ये मुझे अपने शहर तक पहुँचा देगा और मुझे थोड़ा आराम भी हो जाएगा। क्योंकि पहली बार ज़िंदगी का ये अनुभव था कि 17 घंटे एक ही दिन में मैंने गाड़ी ड्राइव की थी और 2 दिन में हमने 1700 किलोमीटर 1700 से 1800 किलोमीटर से भी ज़्यादा ड्राइविंग करके हमारी यात्रा चल रही थी। और प्लस ऋषिकेश से केदारनाथ तक का जो 150-200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर होगा, तो उतना अंतर और, यानी मैं 2000 किलोमीटर अप्रॉक्स चला चुकी थी। अब ये 2000 किलोमीटर वापस भी तो जाना है, तो एक सोच आती है कि क्यों ना साथ में ले लें, ड्राइविंग भी कर लेगा और मुझे थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। और एकदम से मेरे अंदर थॉट आया, अरे नहीं नहीं भैया आप रहने दो, हम चल लेंगे। पर मैंने एकदम से मुंह पे नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है चलो चलते हो तो। पर अंदर से मनाई थी, अंदर से ना थी। और फिर वो व्यक्ति भी तैयार नहीं हुआ और हम निकल गए। और मुझे एकदम से क्लिक हो रहा है रात का वो ड्रीम, वो एकदम से याद आया और मैंने गीता से डिस्कस किया कि अरे ये सिचुएशन तो मुझे रात को दिखाई दी थी कि मेरी गाड़ी में कोई और ड्राइवर है, कोई और गाड़ी चला रहा है और मेरी गाड़ी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है।
और मेरी कॉन्शियसनेस एकदम राइट डिसीज़न लिया था कि गाड़ी मैं चलाकर रिटर्न जा रही थी। यानी मैंने उस व्यक्ति को बाय डिफ़ॉल्ट ही मना कर दिया था कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे। ऐसे विघ्न आते हैं आपके जीवन में और ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है। कई बार आप एट प्रेजेंट तुरंत सामने समझ नहीं पाते हो कि क्या रहस्य है, पर मेरी चेतना ने मुझे रात को ड्रीम में बता दिया था और मैंने वही डिसीज़न लिया जो मुझे लेना था। ज़रा सा मैं अगर यहाँ पर चूकती तो हो सकता था कि परिणाम कुछ अलग होता। और उसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हुआ। केदारनाथ से हम पहुँचे ऋषिकेश की ओर। अभी ऋषिकेश एक्सप्लोर करना बाकी था। अभी ऋषिकेश में मन नहीं लगा था क्योंकि कुछ अधूरा महसूस हो रहा था। और शायद ऋषिकेश में आगे के अनुभवों को लेने से पहले उस ऊंचाई तक जाना, हाई अल्टीट्यूड तक जाना, शिव बाबा के दर्शन करने, दर्शन मात्र एक बहाना था। शायद वो जगह हमें बुला रही थी, शायद वहाँ तक, उस ऊंचाई तक हमारी चेतना पहुँचना चाहती थी। तो उसके बाद ऋषिकेश हम गए। शाम तक हम ऋषिकेश पहुँच चुके थे और ऋषिकेश में हम लक्ष्मण झूला वाली साइड पे पहुँचे और हमें उसी तरफ रहना था क्योंकि हमें शहर, मुझे पहले से भी शहर इतने पसंद नहीं आते, मुझे गांव ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी जो अंतर चेतना है, मेरी आंतरिक स्थिति है, वो गांव की शांति को खोजती है। तो ऋषिकेश का जो दूसरी तरफ का लक्ष्मण झूला की तरफ का जो हिस्सा है वो पुरानी गलियों जैसा है, जहाँ पे टूरिस्ट घूमते रहते हैं, कैफ़ेज़ हैं, लोग शांति से एक्सप्लोर करते हैं और गंगा घाट, नदी का बहता हुआ पानी, वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने होते हैं। तो मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अंदर से यही महसूस हो रहा था कि मुझे उसी तरफ जाना है, वहीं रहना है। और वहाँ पहुंचकर हमने कोई एक दुकान वाले से पूछा कि भैया अच्छी सी होटल या अच्छी सी रूम हमें यहाँ कहीं पर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, आपके ध्यान में कुछ हो तो बताएं। और उन्होंने हमें बताई, एक आश्रम था। पहली बार जब हम ऋषिकेश में रुके तो एक आश्रम में रुके और आश्रम मुझे गंगा किनारे की तरफ का व्यू चाहिए था। मुझे वहाँ की तरफ की बालकनी मिलती हो या उस तरफ का व्यू मिलता हो, वैसी जगह चाहिए थी। तो उस समय पे रात को 7-8 बजे हम लेट पहुँचे थे। ज़्यादा हमने खोजा नहीं, पर उस आश्रम में हमने रूम ले ली। थोड़ा रीज़नेबल भी मिला। उस समय पे ये भी था कि हमें मिनिमम बजट में चलना है या व्यवस्थित चलना होगा, तो हमने उसमें एक रूम ले ली और रूम की बालकनी एग्ज़ैक्ट गंगा नदी की तरफ पड़ती थी। बहुत धूल आ रही थी उसमें। साधारण सी रूम थी, इतनी कोई साफ़ सफाई भी नहीं थी, पर दाम भी उतने ही नॉर्मल थे। और एक्सपेक्टेड ये था कि जितना रीज़नेबल हमें हरिद्वार में मिली थी रूम और जितनी लग्जरी या साफ़ सुथरी थी, उसके मुकाबले यहाँ की रूम बड़ी साधारण थी। पर फिर भी उद्देश्य ये था कि गंगा नदी दिख रही है, उसका पानी महसूस हो रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। भले वहाँ की धूल मिट्टी उड़ कर रूम में आ रही है, पूरी रूम में मिट्टी मिट्टी पड़ी है, पर अच्छा लग रहा था। और बस थके हुए थे, उस रात सो गए। सुबह आँख खुल गई। उठने के बाद बालकनी में जाकर बैठने का मन किया और इतनी शांत गंगा की आवाज़, नदी बहती जा रही है, पानी में चमकती हुई रोशनी, शहर की ऋषिकेश की अपनी जो रोशनी है वो भी उसमें चमक रही है। हल्का सा भी अंधेरा है, पूरा सूर्योदय नहीं हुआ और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी चंद्रमा भी पूरे तरीके से गया नहीं है और खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। वो जो आनंद की स्थिति थी, जैसे मेरी आत्मा सब कुछ कनेक्ट कर रही थी, सबसे जुड़ रही थी। उसके बाद दिन भर का अनुभव वहाँ की गलियों में घूमने का रहा। काफ़ी मैंने कुछ शॉपिंग भी की उस समय पे। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ की ऑर्नामेंट्स और काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोन की आइटम्स वगैरह थी, वो मैंने काफ़ी शॉपिंग की। और मेहरबानी कुदरत की ये थी कि उस समय पे थोड़ी सी मेरे पास छूट भी थी, फ्रीडम, कि मैं अपने लिए कुछ खरीद पाऊँ, अपने लिए कुछ ले पाऊँ। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई सेल्फ़ लव की। उस ऋषिकेश के 3-4 दिन के अनुभव में मुझे समझ में आया कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कहाँ पैसे खर्च करने पसंद हैं,
मुझे मुझे मैं अपने एक स्वभाव को जीवन के इन संघर्ष में भूल चुकी थी। मुझे वो याद आने लगा कि मैं अपने आप को किस तरीके से कैरी करती थी, कैसी ड्रेसेस पहनती थी, किस तरीके से मैं अपने आप को कैरी करती थी। मेरा एक फ़ेमिनाइन वर्जन था जो बहुत सुंदर था, वो मैं भूल चुकी थी और वो वापस कनेक्ट करना शुरू किया मैंने। उसके बाद दिन भर में हमने राफ्टिंग का अनुभव किया। राफ्टिंग में खूब डर था, एक प्रकार का डर भी था। बहुत सारे डर लेकर मैं चल रही थी और धीरे धीरे एक एक घटनाओं के बाद वो डर भी सामने आ रहे थे। तो लगातार पानी से एक डर था मुझे, क्योंकि वो पिछले जीवन की याद थी मेरी डूबकर मरने की। तो ये डर तो था कि पानी में डूबकर मर जाते हैं, और फिर भी राफ्टिंग करनी थी और राफ्टिंग में मज़ा आ रहा था। और जब राफ्टिंग में आपको बोट से अंदर पानी में गंगा नदी में डुबोया जाता है, डाला जाता है, दैट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। बहुत डर के साथ भी उस अनुभव की जो सुंदरता है, उसका जो एहसास था, वो याद रखने जैसा था और आज भी उसका अनुभव याद है मुझे। और उसके बाद एक पॉइंट पे ले जाया जाता है जहाँ पे एक पत्थर है बड़ा सा, जहाँ से आपको ऊपर से नीचे छलांग मारने को कहते हैं। 4 बार मैंने प्रयत्न किए कि सब कूद रहे हैं, मैं भी कूदूँगी। वो लाइफ़ जैकेट पहने हुए है, कुछ नहीं होगा, नहीं डूबेंगे। पर फ़ियर इतना बड़ा कि मैं कूद नहीं पाऊँ। मैं उस पत्थर पे पॉइंट पे जाऊँ और वापस आ जाऊँ, मेरे पैर थर-थर काँपे और मैं वापस आ जाऊँ। उस डर को मैं वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई। बट दैट वाज़ वेरी मेमोरेबल। ये अनुभव मेरा बहुत मज़ेदार था। और बस वहाँ से फिर हम वापस रूम आए, रूम पर आ गए और बस एक ही काम था, वहाँ के कैफ़े में जाकर बैठना, गंगा नदी को देखते रहना, बहती हुई नदी के पानी को देखते रहना और वहाँ पे घाट पे नीचे सीढ़ियों पे जाकर बैठना। कुछ ग्रुप्स थे जो गिटार बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, लोग मज़े कर रहे थे। अब फिर पापा का फ़ोन आता है और वीडियो कॉल करके पापा बात करने की कोशिश करते हैं, पर मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वीडियो कॉल उठाया तो पता चल जाएगा कि कोई साथ में है नहीं। तेरा ग्रुप कहाँ है, तेरे लोग कहाँ हैं, तेरी कार का नंबर क्या है, तेरे ड्राइवर का नंबर क्या है। तो पापा के साथ 4-5 दिन या 5 दिन हो चुके थे, मैंने अभी तक बात नहीं की थी। उस दिन मैंने सोचा कि ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे, उनको वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ कि देखो ये गंगा नदी, हम ऋषिकेश में हैं और ये हमारा ग्रुप है, सब मज़े कर रहे हैं, बस अभी आप फ़ोन रख दो। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाया और जो दूसरा ग्रुप था, जो लोग मज़े कर रहे थे, उनको मैंने बताया पापा को कि ये देखो मेरा ग्रुप है और ये रही गीता और ये रही मैं, और हम गंगा घाट पे बैठे हैं, हम सब मज़े कर रहे हैं और सब कुछ सही है। पापा बोल रहे हैं कि अभी तक तूने मुझे गाड़ी की फ़ोटो नहीं भेजी और अभी तक तूने मुझे ड्राइवर का नंबर नहीं भेजा। मैंने कहा अभी अभी आप रखो, हमें एंजॉय करने दो, मैं भेज दूँगी, मैं सुरक्षित हूँ, आप चिंता मत करो। उनसे झूठ बोलने का उद्देश्य और कोई नहीं था। झूठ बोलने का इतना ही उद्देश्य था कि वो चिंता ना करे नाहक की, और हमें अपनी जर्नी में अब ब्रेक थ्रू करने दें। मुझे अपने एक कवच से, शील्ड से बाहर निकलना था। तो ये मेरा प्योर इंटेंशन था, पर झूठ का सहारा लिया था मैंने। हालांकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और मैं किसी का झूठ चलाती भी नहीं हूँ, पर कई बार इस बार ये समझ में आया था कि ये झूठ भी बड़े काम का था। फिर उसके बाद ग्रुप में कुछ फीमेल भी थी और मेल भी थे, तो मैंने बताया देखो वो ये जो 2 जन हैं, ये हमारे साथ वो 2 कपल जो आए हैं वो हैं, और बाकी हम 4 जन हैं। वहाँ रहा वो मेहुल, वहाँ रही वो मीना, मैं और गीता, देखो हम 6 जन यहाँ पे हैं। ऐसे करके मैंने दूसरे ग्रुप को मेरे पापा से इंट्रोड्यूस करवा दिया और फिर वहाँ से बस लेट नाइट तक गंगा घाट को हम एक्सपीरियंस करते रहे। बड़ा प्योर, बड़ा शांतिपूर्ण अनुभव था और ये पहली बार जीवन में एहसास हो रहा था कि जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, इतनी शांति का अनुभव हो सकता है। अब ऋषिकेश अच्छा लगने लगा था। वहाँ बैठकर सारे ग्रुप चले गए, सारा शोर चला गया, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे और उस समय पे मैं ये फ़ील कर पा रही थी कि ये वही जीवन है। जब मेरी जर्नी शुरू हुई और पहली बार की मीटिंग में उस व्यक्ति ने मुझे बताया था कि किस तरीके से उसे ट्रैवल करना पसंद है, किस तरीके से खुले आसमान के नीचे लेटना पसंद है,
आसमान में तारों को देखना पसंद है, पहाड़ों में जाना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है। और वही जीवन आज मैं जी रही थी। अभी तो ये शुरुआत थी, ये तो पहली फ्रीडम थी, ये तो पहला अनुभव था। अभी तो बहुत से रहस्यमयी अनुभव, साहस से भरे अनुभव मेरे पास बाकी थे, मेरी राह देख रहे थे। तो ये तो पहली जीत थी मेरी। उसके बाद ऋषिकेश हम 4 दिन रहे। हालांकि 2 ही दिन में हमें वापस चले जाना था, पर मन नहीं कर रहा था और मेरे अंदर से बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि मुझे यहाँ की गलियों में घूमना है। और यहाँ के जो मसाज सेंटर्स हैं, जहाँ पे शिरोधारा और जो नेचुरल मसाज, ऑयल मसाज वगैरह जो आपको प्रोवाइड करते हैं, मुझे वो ट्रीटमेंट, वो थेरेपी सारी लेनी है। मैं 4 दिन वहाँ पे रही और चारों दिन मैंने शिरोधारा लिया और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हालांकि उस समय पे भी मन मेरा शांत नहीं रहता था या गहरे ध्यान के आयामों में जाना मेरे लिए मुश्किल था, पर फिर भी वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर मैंने शिरोधारा के अनुभव के साथ साथ गंगा घाट पर शांतिपूर्ण अवस्थाओं में बैठना भी मैंने सीखा। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हम कभी नहीं मिले, कभी नहीं जानते थे, अनजान, पर उनके साथ बात करना या उनके साथ बैठना या उनकी धुन पे ठहकना, ये थोड़ा थोड़ा अनुभव मैंने सीखना शुरू किया। हम ऐसे माहौल से आ रहे थे जहाँ पे जानते हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, पर कोई एकदम रैंडम अननोन के साथ बात करना मुझे नहीं आता था। मेरी ज़बान नहीं खुलती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि क्या पूछना, क्या बात करना। कोई कुछ पूछ लेगा, अगर इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगी। ऐसे सारे सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ या लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ मेरे थे, पर धीरे धीरे मैं खुल रही थी। अब मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस जाए। और पापा पूछ रहे हैं कि कब आओगी, कब तक आ रहे हो, कब तक आ रहे हो। तो पापा को बोला बस 2 दिन हमने एक्सटेंड किए क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है, बस 2 दिन में हम वापस लौट आएंगे। तो टोटल 4 दिन ऋषिकेश में हम रुके, यानी 6 + 4 10 दिन। अब हमें वापस लौटना था और 2 दिन का सफ़र और था। तो बस मन को मना लिया और हमने तय कर लिया कि हम वापस सूरत लौट रहे हैं। पर लौटते समय अंदर ये ठान ली थी कि वापस आएंगे, अब ऋषिकेश वापस आना पड़ेगा। जैसे मेरे अंदर एक रास्ता मिल गया था कि मैं अब वापस ऋषिकेश में आकर लंबे समय तक रह सकती हूँ। और ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ पे मेरी आत्मा आनंद अनुभव कर रही है। ये पहला रियलाइजेशन था मेरे जीवन का। और उसके बाद मैं वापस सूरत गई। सूरत जाकर मैंने अपना जो रूटीन वर्क था वो निपटाया और कुछ ही दिनों में मेरे सेशंस वगैरह जो हैं वापस कंटिन्यू किए मैंने। वैकेशन मोड से मैं वर्किंग मोड पे आ गई। और कुछ दिनों के बाद एक फंक्शन में हमें पुणे जाना था। मेरे एक जो रिलेटिव है उनके बेटे की शादी थी और हालात ये थे कि पूरी फैमिली जा रही थी, पापा, भाई, भाभी, भाई के बच्चे और मासी, मासा, उनकी फैमिली या मामा, हर कोई जा रहा था। तो इस समय ये समस्या थी कि भाई अपनी गाड़ी लेगा तो उसमें लिमिटेड लोग आएंगे, सिस्टर अपनी गाड़ी लेंगी तो भी उसमें लिमिटेड लोग आएंगे। एक और गाड़ी की ज़रूरत थी, या तो वो ड्राइवर करके रेंटेड कार लेते या फिर ड्राइवर करते या फिर कोई उपाय खोजना पड़ता। तो उनके मन में आइडिया आया कि क्यों ना मुझे पूछा जाए कि क्या मैं अपनी गाड़ी लेकर पुणे तक ड्राइव कर सकती हूँ। तो मुझे पूछा मेरे भाई ने कि क्या तू पुणे तक ड्राइव कर सकती है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर लूँगी, बस आप लोग आगे आगे रहना, आपके पीछे पीछे मैं ड्राइव कर लूँगी। मैंने ये नहीं बताया कि मैं केदारनाथ या ऋषिकेश तक ड्राइव करके जा चुकी हूँ और इनोसेंट बनी रही। फिर उस फंक्शन के लिए मैंने अपने मासी, मासा, मामा सब मेरी गाड़ी में आए। सिस्टर की अपनी कार थी, भाई की अपनी कार थी और पूरी फैमिली हम पुणे गए और अच्छे से मैंने ड्राइव कर ली। मैंने बस ये बनाए रखा कि आप लोग मेरे साथ आगे आगे रहना, मैं आपके पीछे पीछे चलती रहूँगी। पापा पूरे रास्ते में वार्निंग देते रहे, ज़्यादा स्पीड मत करना,
ओवरटेक मत करना, ये मत करना, बस तू पीछे पीछे ही रहना, आगे मत निकलना, हमसे आगे बिल्कुल नहीं जाना। उनका ये चलता रहा, ड्रामा मेरा भी चलता रहा। हम पुणे पहुंच गए, वेडिंग अटेंड किया, और रिटर्न में आने के समय सब साथ में, तीनों गाड़ियाँ साथ में निकल रही हैं, और रिटर्न में ट्रैफिक खूब लगा, और मेरी सिस्टर मुझे मैप शो कर रही थी। तो मैप में उसने एक ब्रिज ऊपर चढ़ा दिया, जैसे जहाँ से नीचे से निकलना था उसने गलत रास्ता शो किया और ब्रिज पे चढ़ गए हम। वहाँ से रिवर्स आ नहीं सकते। भाई की गाड़ी आगे निकल गई, जो सिस्टर मेरी गाड़ी में बैठी थी और जीजा जी की गाड़ी में और लोग बैठे थे, वो लोग भी दूसरे रास्ते निकल गए, और हम ब्रिज के ऊपर अलग रास्ते पे चले गए। वहाँ से पापा परेशान हो रहे हैं, भाई का कॉल पे कॉल आ रहा है, और यहाँ से मैंने उनको कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाओ, और आप जिस रास्ते निकल गए हो वहाँ से आगे पहुँच जाओ, कहीं और पहुँचकर किसी एक होटल पे आप रुकना और हमारी वेट करना, तब तक हम इस ट्रैफिक से निकलकर पुणे शहर को छोड़कर आगे हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। यू जस्ट डोंट वरी, और गूगल मैप से हम आएंगे, अब आप चिंता मत करो। तो ऐसे करके मैंने उनको कन्विंस किया, आश्वस्त किया, और हमने फिर इनिशिएट कर लिया कि अब रास्ता हमें खुद खोजना है। अब यहाँ पे गीता नहीं थी मेरे साथ, मेरी सिस्टर थी। अब गीता तो मेरे साथ ट्रेन हो चुकी थी कि वो मुझे गूगल मैप शो करती और मैं ड्राइव करती रहती, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना था। पर यहाँ पे मेरे सिस्टर को गूगल मैप देखने की ज़्यादा आदत नहीं है। पर फिर भी धीरे 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 हम उस ट्रैफिक से निकल कर हाईवे कनेक्ट कर गए और हम पहुँच गए। भाई और पापा काफ़ी आगे निकल चुके थे, और वो अपने घर की ओर निकल चुके थे। उनको हमने मना कर दिया कि हम शायद 2 घंटा लेट हो जाएंगे, पर आप निश्चिंत रहो और हम पहुंच जाएंगे। पापा को टेंशन बनी रही, पर मेरे मामा ने आश्वस्त कर दिया कि फ़र्स्ट क्लास ड्राइविंग कर रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब संभाल लेगी, आप बस आराम से पहुँचो आप। तो मामा ने जब पापा को एकदम आश्वस्त कर दिया, तो फिर पापा निश्चिंत हुए, और हम रात को लेट तक घर पहुंच गए। 2 घंटे लेट पहुंचे, पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद दूसरे दिन सब हम बैठे हुए हैं, और पापा मुझे कह रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटा, बहुत अच्छी गाड़ी चलाई तूने, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि तू इतना ड्राइव कर लेती है, और इतनी अच्छी गाड़ी चला के घर तक पहुंचा भी दिया तूने। तो मैंने कहा, पापा तो फिर ऐसे ही थोड़ी हम केदारनाथ जाके आए। और पापा मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहे हैं कि तूने इतने दिन 10 दिन तक मुझे झूठ बोला है कि तू ड्राइवर और ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल कर रही है, और तू गाड़ी लेकर केदारनाथ गई है। तो मम्मी भी मुझे डांट रही है कि देख, तूने हमारा विश्वास तोड़ा है, अब तेरा विश्वास कैसे करे। और तेरे पापा रोज़ पूछते रहे कि ये नक्की गाड़ी लेकर गई है, पर मैंने उनको आश्वस्त किया कि आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, आपको विश्वास रखना चाहिए। जब वो बोल रही है कि नहीं लेकर गई है, तो नहीं लेकर गई है, और अब तू बोल रही है कि गाड़ी लेकर तुम लोग केदारनाथ गए हो, मतलब मैं भी झूठी साबित हुई। और पापा और मम्मी दोनों सुन्न मारे हुए हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैंने उनको कहा बड़े शांति से कि पापा, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ज़िद करते हैं, तो माँ बाप उनको क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दे के चुप करा के बिठाते हैं। पर जब माँ बाप ऐसी ज़िद करने लगें और ऐसी हट में आ जाए, तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा। बस मैंने वही किया। उस समय पे मेरे लिए अपने करेज से अपने आप को डील करना और अपने आने वाली जर्नी के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी था। तो उस समय पे अगर मैं ये गाड़ी लेकर ना निकलती और अपने डर को ना काटती, तो मैं कभी इतना आगे बढ़ ही नहीं पाती। और आज आपके साथ यहाँ तक जब आपको ज़रूरत पड़ी, तो मेरे अंदर साहस था, तब तक मैं आपके साथ पूना तक आ पाई। तो ये मेरी इंडिपेंडेंस थी, और यहाँ से अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और ऐसे करके मैंने उनको कन्विंस कर लिया और सब सेटल हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था जो मैं पापा के सामने आर्ग्यूमेंट कर सकती थी। मैंने उनको बताया, खुलकर बोल पाई। इससे पहले कि ज़िंदगी के हर एक अनुभव में पापा ने कुछ मना कर दिया, तो वहाँ चुपचाप बैठ जाना है। और अगर कुछ बोलना भी हो, तो गले में बात रुक जाती थी और आंखों में आंसू आ जाते थे, और मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी।
ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था जहाँ पर मैंने अपने पापा को तर्क दिया था और मैंने अपने डर से ऊपर उठकर कोई काम किया था। तो ये इनोसेंट एक्ट था, ये झूठ बोलना, ताकि किसी को भी गलत मैसेज ना जाए कि अपने माँ बाप से झूठ बोलो और ऐसे काम करो। इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि ये ईश्वर का आदेश था, ये कॉल थी मेरे लिए जिसको मैंने उठाया था। और ये झूठ मैंने बड़े इनोसेंटली बोला था, इसलिए मैंने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किए यहाँ पे। और अपने साहस में आने के लिए मुझे अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी था, और इसलिए यहाँ पे इसकी कोई विपरीत असर भी नहीं आई। अगर मेरा इंटेंशन गलत होते और अगर कोई हमारे साथ मुसीबत या अड़चन आ जाती तो उस समय पे जवाब देना मुश्किल हो जाता, माँ बाप से आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता। तो ये झूठ ऐसा नहीं था जो किसी को भी हानि पहुँचाए। ये बहुत इनोसेंट लेवल पे बोला गया झूठ था, जिसने मुझे एक नए लेवल पे साहस भी दिया था कि मैं अपने पापा से पहली बार एक सही तर्क कर पाई, लॉजिकल रीज़न दे पाई, और पापा वहाँ पर समझ भी गए। पर उसके बाद मैंने उनको कहा कि पापा अब कुछ दिनों में मैं 1 महीने के लिए जाने वाली हूँ ऋषिकेश, और आप मुझे मना नहीं करेंगी, क्योंकि मौका था, दस्तूर भी था और सारी फेवर मेरी तरफ थी, सारी बातें मेरी फेवर में थी। तो मैंने वहीं पे बात रख दी। तो पापा ने शर्त कर दी, तुझे जहाँ जाना है जा, पर गाड़ी लेके अब नहीं जाएगी। मैंने कहा डन, कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए जा रही हूँ तो 1 महीना गाड़ी वहाँ कहाँ, वैसे भी मैं पार्क करूँगी, मुझे पार्किंग भी नहीं मिलेगी, मुझे पार्किंग महंगा भी पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं फ़्लाइट से जाऊंगी। पापा भी कन्विंस, मैं भी कन्विंस। बस ये तीसरा अध्याय मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके बाद 1 महीने के लिए मैं जब ऋषिकेश जाती हूँ और वहाँ के मेरे अनुभव क्या है और किस तरीके से मेरी परमानेंट डेस्टिनी पहाड़ों की ओर मुझे ले जाती है, उन विषयों को मैं आपसे डिस्कस करूँगी।